नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात 25 करोड़ की चोरी की, गहनों की दुकान की। इसे अब तक की सबसे बड़ी चोरियों में एक बताया जा रहा है। दिल्ली के जंगपुरा में भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्वेलरी शोरूम में चोर छत के रास्ते दाखिल हुए, स्ट्रांग रूम की दीवार काटकर पूरा शोरूम ही साफ कर दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस तफ्तीश में लगी है। एक रिपोर्ट। दिल्ली के जंगपुरा का नामी उमराव सिंह ज्वेलर्स। अब इस शोरूम में गहने के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। चार मंजिला इस शोरूम में चोर छत के दरवाजे लॉक तोड़कर दाखिल हुए। फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर स्ट्रांग रूम की दीवार तोड़कर पूरा शोरूम साफ कर दिया। शोरूम के मालिक एम.के. जैन के मुताबिक करीब 25 करोड़ रुपए के गहने चोर ले गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर जांच में लगे हुए हैं। लोकल पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के भी अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और जांच में लगे हुए हैं। तो इस तरह से दिल्ली में ये अपने आप में चोरी की काफ़ी बड़ी घटना है, जिसमें 20 से 25 करोड़ के जो गहने हैं वो चोर यहाँ से चोरी कर ले गए हैं। और एक तरह से ये जो पूरा शोरूम है ये साफ कर दिया है। जो उमराव सिंह ज्वेलर हैं वो जंगपुरा इलाके के बड़े ज्वेलर हैं और इनका जो शोरूम है वो मेन रोड पर शोरूम है और काफ़ी बड़ा शोरूम है। आप देखिए कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ज्वेलर हैं, लेकिन इनका जो शोरूम है वो काफ़ी बड़ा शोरूम है और ये पूरा जो शोरूम है वो चोरों ने साफ कर दिया है। हम तो सवेरे 10:30 बजे पता लगा है। आज सवेरे, कल हमारी छुट्टी थी। कल परसों इतवार को हम 8:15 बजे दुकान बंद करके गए हैं। कितने की चोरी मानते हैं आप? अब करीब हमारे हिसाब से तो 20 करोड़ रुपए की चोरी है। कैसे हुआ? अब क्या पता कैसे हुआ, हमको क्या पता। कहाँ छेद किया, कैसे हुआ? स्ट्रांग रूम में छेद किया है। ऊपर से आए थे क्या? छत से? ऊपर से, छत से। अच्छा, वहाँ भी दीवार में छेद किया है? वहाँ पे ताला तोड़ा, ऊपर दरवाजा लगा हुआ है। अच्छा, लाला जी दीवार कहाँ की तोड़ी सर? दीवार नीचे स्ट्रांग रूम की। खास बात यह है कि स्ट्रांग रूम की दीवारें 3 तरफ लोहे की हैं और एक तरफ ईंट पत्थर की। चोरों ने दीवार को उसी तरफ से काटा। शोरूम के मालिक के मुताबिक उन्होंने रविवार रात को शोरूम बंद कर दिया था। फिर सोमवार को बाजार बंद होने से शोरूम बंद था। इसके बाद मंगलवार सुबह जब वो लौटे तो शोरूम के बाहर लगा इलेक्ट्रिक पैनल टूटा मिला और जब शोरूम का शटर खोला तो सारे गहने गायब मिले। पुलिस के मुताबिक उन्हें संदिग्धों के कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। जांच जारी है। अभी हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम बुला रखी है, जो हमारी एडवांस फॉरेंसिक टीम है। तो हमने अभी सेफ को खोला नहीं है। अभी सेफ को खोलने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक इनका गया है। लेकिन हाँ, ये एक बर्गलरी हुई है, सेंध काट के बर्गलरी हुई है। चोरों ने सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़खानी भी की है। अभी ये साफ नहीं है कि चोर रविवार रात को आए या फिर सोमवार रात को। दिल्ली पुलिस की कई टीमें जांच में लगी हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मौकाए वारदात का जायजा लिया है। इस शोरूम के पीछे कोई गली नहीं है, सारे मकान आपस में जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि चोर छत पर कहां से दाखिल हुए? क्या शोरूम का कोई कर्मचारी इसमें शामिल है या फिर यह एक प्रोफेशनल गैंग है? क्या चोरी के पहले यहां की रैकी हुई है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को देना है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर मौजूद हैं जंगपुरा से, जहां पर ये चोरी हुई। साथ ही एल.एन. राव है, पूर्व डिप्टी कमिश्नर दिल्ली पुलिस, और साथ ही जयवीर सिंह राठौर, डायरेक्टर राठौर डिटेक्टिव एजेंसी भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। पहले मैं अपने सहयोगी मुकेश के पास जाऊंगी। मुकेश, सुबह ये चोरी हुई, शाम हो गई है, इतना भीड़भाड़ वाला इलाका है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, जो दिल्ली पुलिस की कई टीमें हैं वो जांच में लगी हुई हैं और ये जो शोरूम है फिलहाल ग्राहकों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सामान बचा नहीं है जिसको मालिक बेच पाए। तो अंदर जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, टीमें हैं, क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं जो कि
जहां जहां पर सामान रखा हुआ था उसकी जांच की जा रही है, फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। यहां पर जो स्ट्रांग रूम तोड़ा गया है, स्ट्रांग रूम को देखा जा रहा है और जो शोरूम के मालिक हैं उनके मुताबिक करीब 25 करोड़ रुपए के जो गहने थे वो चोर साफ कर गए हैं। ये जो शोरूम है ये आज सुबह खोला गया क्योंकि सोमवार को ये बाज़ार बंद होता है, तो सोमवार को ये शोरूम बंद था। आज सुबह जब शोरूम खोला गया तो अंदर देखा कि पूरा जो सामान है वो गायब है। तो इस तरह से एक बड़ी चोरी का मामला है। हालांकि शोरूम के पीछे कोई गली नहीं है, लेकिन एक बगल से गली है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और ऐसा लगता है कि चोर हैं वो बगल वाली गली के एक मकान से अंदर दाखिल हुए। मैं कोशिश करता हूं उस मकान का गेट दिखाने की आपको। ये देखिए, ये जो मकान है जिस पर स्टील का गेट लगा हुआ है, ऐसा शक है कि चोर इसी गेट से रात के वक्त अंदर दाखिल हुए क्योंकि उस वक्त ये गेट खुला हुआ था और पुलिस के मुताबिक कुछ अफगानी नागरिक ऊपर रहते हैं जो पार्टी कर रहे थे। आमतौर पर रात को गेट बंद होता है, लेकिन उस रात में अफगानी नागरिक पार्टी कर रहे थे और ऐसा लगता है कि चोर इसी गेट से, ये दूसरा मकान है जहां से अंदर दाखिल हुए और फिर शोरूम की छत पर गए, ताला तोड़ा और फिर नीचे आए और फिर स्ट्रांग रूम तोड़कर पूरा सामान साथ में ले गए। मुकेश, एक संक्षेप में, क्या इस दुकान के अगल बगल में दुकानें हैं या घर परिवार है? क्योंकि अगर दीवार तोड़ी जाती है तो उसको तोड़ने की भी आवाज आई होगी या काटने की। देखिए बिल्कुल, ये जो इलाका है काफी बिजी इलाका है। ये सामने जो सड़क है ये चल रही है और ये सामने शोरूम है, काफी व्यस्त सड़क है और जो शोरूम है उसके आसपास दुकानें हैं। आपको दिखाता हूं कि ये जो सामने शोरूम है इसके दोनों तरफ दुकानें हैं, लेकिन रात के वक्त ये दुकानें बंद होगी तो शायद किसी को आवाज नहीं आई होगी, ऐसा लगता है। तो पूरा व्यस्त इलाका है और बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ बहुत सारे ज्वेलरी के शोरूम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, आपका आप नजर बनाए रखें। तो एलन राव सर और जयवीर राठौर आपके पास आते हैं। राव सर, आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, इतनी बड़ी ज्वेलरी की शॉप है, सुरक्षा को लेकर सवाल उठेंगे क्योंकि तमाम सीसीटीवीज लगे हुए थे, उनके तार काट दिए गए और सब भी वहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स हैं वहाँ पे। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतना यहाँ पर ऐसा इलाका है तो क्या सुरक्षा के नाम पर कैसी व्यवस्था रही होगी? देखिए निधि जी, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। बहुत हैवी अमाउंट की चोरी बता रहे हैं, करोड़ों की चोरी बहुत होना एक बड़ी अचरज की बात है। और वास्तव में आपने सुरक्षा के ऊपर बात की है, तो मैं समझता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी हैं और मोस्ट लाइकली ये वारदात रात में हुई लग रहा है। ऐसा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस नाइट में हुए, क्योंकि दिन में ऐसा करना थोड़ा सा वो रहता है। और दूसरा, ये वारदात बिना किसी रेकी किए हुए या इसमें इंसाइडर की इंफॉर्मेशन के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि इनका क्लॉक रूम कहाँ है, शोरूम कहाँ है, वो सारा आपका स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ पर है, ये टारगेटेड है। उसकी दीवार को तोड़ा गया है, ऊपर जाने का रास्ता क्या हो सकता है, ऊपर के ताला लगा हुआ तो उसको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं। तो हो सकता है कोई न कोई आदमी इस शोरूम से जान पहचान रखने वाला हो, चाहे वो पुराना आदमी हो या कोई नौकर हो या चला गया हो या अभी भी काम कर रहा हो, ये संभावना की बात देखी जाती है। अब देखने वाली बात है कि एंट्री पॉइंट जो है वहां पर सीसीटीवी फुटेज थे नहीं थे, जहां पर ये अपने सेंगर साहब बता रहे हैं कि स्टील के दरवाजे से एंट्री होना संभव बताया जा रहा है। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, क्राइम टीम बुलाई गई है और कई टीमें इसमें काम कर रही हैं, क्योंकि प्रेस्टिजियस केस है दिल्ली पुलिस के लिए। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस अपने काम में बड़ी सक्षम है, उसको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। जहां तक बात इसमें सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की बात है, पुलिस डेफिनेटली यहाँ पर एरिया में रात में तो पेट्रोलिंग रखती है और रात में पुलिस की चेकिंग भी होती है। यहाँ पर रात में जो मार्केट के पहरेदारों के लिए चौकीदार भी होते हैं, उनको भी पुलिस चेक करती रहती है। तो ये सारी चीजें सुरक्षा के लिए की जाती हैं। मैं समझता हूं पुलिस की तरफ से इसमें सुरक्षा की चूक, इसमें टारगेटेड ये क्राइम लग रहा है, किसी एक पर्टिकुलर दुकान का टारगेटेड जहां पर कोई क्राइम होता है तो उसमें बहुत ज्यादा पुलिस की इसमें नहीं होती है लापरवाही। और क्योंकि अगर कोई ऐसा आदमी दिन दहाड़े होता या कोई पुलिस की प्रेजेंस में होता या कोई दिन में ऐसी कोई वारदात होती थी, तब हो सकता है कि कहा जा सकता है। लेकिन सर, जिस तरह से बिल्कुल जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया और इतना करोड़ों का ज्वेलरी लेकर भागे, राठौर जी आप ये बताइए, रेकी तो जाहिर तौर पर की गई होगी,
लेकिन जिस तरह से इसे प्लान किया गया वो अपने आप में बिल्कुल फिल्मों या सीरियल्स जैसा लग रहा है। देखिए, ये प्लान तो ऐसे नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ है। ये इतना बड़ा काम जो हुआ है वो पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ है। उन्हें पता है कि रात के समय एमसीडी काम करती है, रात के समय पे ट्रैफिक जो होता है उसका भी कुछ ना कुछ शोर होता है, आसपास की दुकानें सारी बंद रहती हैं, उसका पूरा का पूरा फायदा उन्होंने उठाया है। और जो हमारी अभी दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम इसमें काम कर रही है, जो हमारी और एजेंसियां जो इसमें काम कर रही हैं, आप देखना कि इसको जिस समय निकालेंगे, इन्हीं में से कुछ पुराने एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उसको पूरी तरह से रेकी करी हुई है। ज्यादातर चांसेस इसमें होंगे कि लोग या तो कंटिन्यू इस शोरूम में आने जाने वाले होंगे, या आसपास के रेंटेड हो सकते हैं जिन्होंने पूरी अच्छी तरह से रैकिंग करी है फिर इसको अंजाम दिया है, या फिर इसमें कोई पुराने जो एम्प्लॉय काम करके चले गए हैं उनमें किसी न किसी का सहयोग है। बिल्कुल दिलचस्प बात ये है राठौर जी, ये करके वो करके होती हैं। इन्होंने जो छत को तोड़ा है वो एक दिल्ली में तो इस तरह की एक नई चोरी का ये मामला है कि छत को ब्लॉक कर दो और उसके बाद आप सारा का सारा ले जाइए। जी दिलचस्प ये है इसमें सर राठौर जी कि जो स्ट्रांग रूम है उसकी 3 दीवारें लोहे की हैं और एक दीवार जो है वो ईंट की थी जिसको तोड़ा, तो ये तो किसको जानकारी इसके बारे में होगी, ये मिस्टर राव एक बड़ा सवाल है। इससे कुछ लीड मिलेंगी। कोई ना कोई इनका प्रेजेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, या जो निकला हुआ जो निकाल दिया गया। कुछ लोग शोरूम में आते हैं, लेडीज जेंट्स जो भी एम्प्लॉय है वो काम करके चला जाता है, जाने के बाद उसको ही पूरी नॉलेज होती है। या फिर जिसमें इसमें लोहे की चादरें लगाई हैं, जो जिन्हें पता है कि 3 साइड्स केवल वॉल है और बाकी साइड जो है इसमें एक साइड केवल ऐसा है, यानी कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो इनके ही तंत्र से मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल देखना पड़ेगा इसमें। जो हमारी अभी टीमें काम कर रही हैं उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको वहां अंजाम तक दे सकते हैं। बिल्कुल 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 बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलने वाला है। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नजर रहेगी क्योंकि ऐसा दिलचस्प मामला है कि किस तरह से इतनी बड़ी भीड़भाड़ वाले इलाके में इस चोरी को अंजाम दिया गया होगा। बहरहाल आइए देश की बात में इस खबर से अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कल ही प्रदेश का दौरा किया, विपक्ष पर वार किया। बहरहाल बीजेपी खेमे में चर्चा इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों नहीं आया उम्मीदवारों की लिस्ट में। हालांकि आपको बता दें कि अब बीजेपी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गलत है कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट काटा जा रहा है, क्योंकि अब तक किसी सूची में किसी मंत्री का नाम नहीं है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों सांसदों के उम्मीदवारों की सूची में नाम है, इसलिए है क्योंकि कमजोर सीटों पर उतारने के लिए पीछे मंशा ये है कि इनको हर हाल में जीता जाए। ये बीजेपी के सूत्रों से कहा जा रहा है और ये भी कि इससे सामूहिक नेतृत्व का संदेश भी जाता है साथ ही। लेकिन दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आई है जिसमें मुख्यमंत्री का नाम अब तक नहीं है। तीसरी सूची आई जो कुछ देर पहले आई, उसमें बीजेपी के अमरावाड़ा से मोनिका बट्टी उम्मीदवार का नाम, सिर्फ एक का नाम घोषित है, तो शायद कुछ और नाम घोषित हो, उसका इंतजार हमें करना चाहिए। इससे पहले सोमवार की रात को दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम आए। इस तरह अब तक पार्टी ने राज्य में 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। नई लिस्ट से कुछ बातें साफ होती नजर आ रही हैं कि बीजेपी अब बड़े चेहरों पर दाव लगा रही, क्योंकि इन सीटों में चुनाव पर वो पिछड़ती रही, हारती रही। बड़े चेहरों में 7 मौजूदा सांसद, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस पर कैलाश तोमर का और दिग्विजय शिवराज सिंह चौहान का। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस पर कमलनाथ कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है कि एमपी में हार स्वीकार कर चुकी है भाजपा ने, उम्मीद का आखिरी झूठा दाव आज खेला है। और
18.5 साल की भाजपाई सरकार और 15 साल से ज्यादा के शिवराज जी विकास के दावों को नकारने वाली भाजपाई प्रत्याशियों की सूची करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी का दावा करने वाली भाजपा की आंतरिक हार पर पक्की मोहर है। और आइए इस पर हमारे सहयोगी अनुराग मौजूद है। अनुराग, तो बहुत गहन चर्चा हो रही है इस, जिस तरह से शिवराज जी का नाम शामिल नहीं है, वहां पर किस तरह की सुगबुगाहट? देखिए, मैं अभी बीजेपी दफ्तर में ही खड़ा हूं निधि, और मेरे पीछे अपने कैमरा सहयोगी से कहता हूं कि आपको कुछ तस्वीरें जूम करके दिखाएं। आप देखिए, लगातार इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी, वीडी शर्मा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, फिर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप ये देखिए, इसमें से मात्र 2 चेहरे ऐसे हैं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये था आपको बताना कि किस तरह से, जैसे शुरुआती दौर पर हमारी बातचीत चल रही थी कि इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में दिल्ली हावी है। वक्त ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ दिनों पहले ही ये जो बीजेपी का दफ्तर है, इसके ठीक बाहर 2 कटआउट लगे थे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और जेपी नड्डा का एक कटआउट लगा था। ये खबरें दिखाने के कुछ दिन बाद वहाँ 2 और कटआउट लग गए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और वीडी शर्मा का। देखिए, 2-3 बातें बहुत सहज रूप से सवाल में आएंगी ही निधि। एक तो ये कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर हों या कैलाश विजयवर्गीय हों या प्रहलाद पटेल हों, ये तमाम ऐसे नेता जो केंद्र की राजनीति इतने दिनों से मध्य प्रदेश के लिए कर रहे थे या मध्य प्रदेश की तरफ से कर रहे थे, कैबिनेट में, केंद्र की कैबिनेट में भी इनको जगह मिली हुई थी, तो जब ये मध्य प्रदेश में लड़ते हैं और ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये सहज सवाल हैं। ये ठीक है कि अभी तक मुख्यमंत्री का नाम नहीं आया किसी लिस्ट में, और भी किसी नेता का नाम जो मध्य प्रदेश के हैं, मंत्री रहे हैं या वरिष्ठ विधायक हैं, उनका नाम लिस्ट में नहीं है, या है भी तो इक्का दुक्का नाम है। तो क्या बाद की सूची में आएगा? अभी तो 230 में से 78 नामों का ही ऐलान हुआ है। लेकिन दूसरा सवाल फिर ये होता है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है और इतने बड़े नेता विधानसभा में चुनकर आते हैं, तो फिर सरकार की अगुवाई कौन करेगा? शिवराज सिंह चौहान, निसंदेह तथ्य यही है कि वो बीजेपी के पूरे देश में सबसे लंबे वक्त तक के मुख्यमंत्री हैं, और अब जब लगभग 18 से 19 साल उन्हें हो गया है मध्य प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालते हुए, वो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शुमार हैं, जिनकी स्वीकार्यता पूरे प्रदेश में है। लेकिन क्या इन नेताओं के मध्य प्रदेश में राजनीति में वापसी करने से, विधानसभा में आने से उनकी राहें मुश्किल तो नहीं होंगी? ये सवाल हैं और इसका जवाब बेहतर बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यही था कि इस बार 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 बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट या जो प्रत्याशी जिताऊ है, बस उसी को टिकट दी जाएगी, और इसी मंत्र के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलचस्प हो रही है मध्य प्रदेश की जो जंग है चुनावों से पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग। और ब्रेक में जाने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े जानकारों के मुताबिक भारत में 2030 तक रियल एस्टेट की बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो भारत की जीडीपी में लगभग 13% का योगदान देगी। कोविड काल के बाद रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। इस सेक्टर में विकास की संभावनाओं को परखने के लिए एनडीटीवी दिन भर का एक कॉन्क्लेव शुक्रवार 29 सितंबर को आयोजित हो रहा है, जहां पर हम आगे की राह को परखने के लिए कारोबार के जाने माने दिग्गज, केंद्रीय मंत्री और कई स्टेक होल्डर्स से बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि आपके घर का सपना कितना साकार हो सकता है। बात अब बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले हर दिन बीजेपी के साथ वापस जाने की संभावना से इनकार करें, लेकिन एनडीए के नेता हर दिन इस संभावना से इनकार नहीं करते। ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने फिर कहा है कि समय का इंतजार कीजिए।
क्या फालतू बात छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, आज कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, आज कितना बड़ा काम हो रहा है, और कौन क्या करता रहता है उस सबको क्या नजर है। नीतीश कुमार के मुताबिक वह राजनीतिक गलियारा उन्होंने बंद कर दिया है जो बीजेपी तक जाता है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी अब इस सच को कबूल कर चुके हैं। मैंने देखिए, अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2-2 बार स्पष्ट किया है, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है, वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। लेकिन क्या एनडीए के कुछ नेताओं को अब भी नीतीश का इंतजार है? एनडीए के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कुछ ऐसा ही इशारा किया। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए। क्या रुपेंद्र जी, समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। नीतीश जी आ जाएंगे, स्वागत होगा। स्वागत, चलिए। हालांकि बिहार में महागठबंधन के नेता कहते हैं कि इन अफवाहों का मकसद नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की मुहिम को रोकना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर ही दिया सारी बातों का, लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है, और मीडिया में भी एक जो खास वर्ग है जिनको अनपच हुआ है ये महागठबंधन देख करके, और देश भर में इसके बाद जो इंडिया अलायंस बना है तो वो अनपच है। तो इस तरह का साजिश और षड्यंत्र जो है दुष्प्रचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। फिलहाल लोकसभा तक बिहार में अटकलों का बाजार ऐसे ही गर्म रहने की उम्मीद है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। Let me begin by expressing our felicitations to the President of the General Assembly, His Excellency Dennis Francis, and our fullest support to the 78th UNGA's theme of rebuilding trust and reigniting global solidarity. This is an occasion to take stock of our achievements and challenges, even while sharing our aspirations and goals. And indeed, in regard to both, there is much that India has to share. Mr. President, the world is witnessing an exceptional period of turmoil. As it is, structural inequities and uneven development have imposed burdens on the global south. But stresses have been aggravated by the impact of the COVID-19 pandemic and the repercussions of ongoing conflicts, tensions, and disputes. As a result, socio-economic gains of recent years have been rolled back, resources for sustainable development are severely challenged, and many countries really struggle to make ends meet. Navigating the future appears even more daunting today. At this juncture, it was with a sense of exceptional responsibility that India took up the presidency of the G20. Our vision of one Earth, one family, one future sought to focus on the key concerns of the many, not just the narrow interests of a few. In the words of Prime Minister Narendra Modi, it was to bridge divides, dismantle barriers, and sow seeds of collaboration that nourish a world where unity prevails over discord and where shared destiny eclipses isolation. The New Delhi G20 Leaders' Declaration articulates our collective ability to do so. Excellencies, friends, at a time when East-West polarization is so sharp and the North-South divide so deep, the New Delhi Summit also affirms that diplomacy and dialogue
are the only effective solutions. The international order is diverse, and we must cater for divergences, if not differences. The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. Recognizing that growth and development must focus on the most vulnerable, we began the G20 presidency by convening the Voice of the Global South Summit. This enabled us to hear directly from 125 nations and place their concerns on the G20 agenda. As a consequence, issues which deserve global attention got a fair hearing. More than that, the deliberations produce outcomes that have great significance for the international community. Mr. President, it was also noteworthy that at India's initiative, the African Union was admitted as a permanent member of the G20. By doing so, we gave voice to an entire continent which has long been its due. This significant step in reform should inspire the United Nations, a much older organization, to also make the Security Council contemporary. Broad representation is, after all, a prerequisite for both effectiveness and credibility. The outcomes of the New Delhi G20 summit will surely resonate for years ahead. Among them is an action plan for sustainable development goals, a crucial need of the day. Equally important are the high principles of lifestyle for environment, and the Green Development Pact as they shape our approach to our planet's future. The transformative role of digital public infrastructure has also finally been recognized as the salience of women-led development in building an inclusive and progressive society. The reform of international financial institutions has been given due weight, as has the resolution of debt vulnerabilities. Friends, the New Delhi G20 outcomes are expressed both as larger policies and as specific initiatives. They could be about building cities for tomorrow, or fighting corruption, eliminating hunger, or delivering quality education, ending plastic pollution, or preserving the ocean-based economy, or for that matter, enhancing food security, or even mapping global skills. Some address long-standing issues like gender divide and climate action. Others focus on new concerns such as responsible harnessing of artificial intelligence. All in all, we have placed for the world's consideration a set of actionable propositions, constructive solutions, and new directions. Even as we encourage collective endeavors, India also seeks to promote cooperation with diverse partners. From the era of non-alignment, we have now evolved to that of Vishwamitra, a friend to the world. This is reflected in our ability and willingness to engage with a broad range of nations, and where necessary, harmonize interests. It is visible in the rapid growth of the Quad, a mechanism today so relevant to the Indo-Pacific. It is equally apparent in the expansion of the BRICS grouping of independent-minded nations, or in fact, the emergence
of the I2U2 combination. Recently, we hosted the creation of the India, Middle East, Europe Economic Corridor, IMEC. The forging of the Global Biofuels Alliance was another notable development. This willingness to work in an open-minded manner on specific domains is now a defining characteristic of the emerging multipolar order. Mr. President, all nations pursue their national interests. We, in India, have never seen that as being in contradiction with global good. When we aspire to be a leading power, this is not for self-aggrandizement, but to take on greater responsibility and make more contributions. The goals we have set for ourselves will make us different from all those whose rise preceded ours. India demonstrated this during the COVID through the Vaccine Maitri initiative. Our endeavors, like the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, have gathered wide support. Our espousing of the International Year of Millets is enhancing global food security today. We have built development partnerships with 78 nations across geographies. And we have also been first responder in disaster emergency situations. The people of Turkey saw that in February, as did those in Syria. Our commitment is understandably even greater closer home. When Sri Lanka experienced a severe economic crisis, it was India that first stepped forward. But even in distant regions, partners such as the Pacific Islands have appreciated our contributions to meet their needs in health, in technology, and in climate action. Mr. President, the most populous nation and the fifth largest economy in the world knows that its progress makes a real difference to the world. Especially so when so many nations identify with us for reasons of history, of geography, and of culture. They follow our experiences closely and evaluate our solutions for their larger relevance. Last week, the United Nations assessed progress towards achieving SDGs. The mood here reflected the struggle to overcome challenges, especially those of resource paucity. It is therefore vital at this midway that we expand our capacities and regain our confidence. As the largest contributor to meeting SDG targets, India's achievements should give heart to others on this journey. After all, the Global Multidimensional Poverty Index records that we have halved the global MPI value in the last 15 years, lifting 415 million people out of poverty. That progress has now moved on to a higher level with ambitious socio-economic initiatives covering financial inclusion, food and nutrition, health and water supply, as well as energy and housing. We are seeking to demonstrate that social welfare need not be the sole prerogative of the developed world. Excellencies, programs underway in India highlight the transformational role of digital delivery of public goods. It has facilitated scaling up, it has enhanced efficiency, and it has combated corruption. The national objective of leaving no one behind is forging ahead in so many dimensions. Moreover, the democratization of technology has opened mindsets, instilled confidence, and inspired innovations. Excellencies, in our deliberations, we often advocate the promotion
of a rules-based order. From time to time, respect for the UN Charter is also invoked. But for all the talk, it is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable, and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. After all, rules will work only when they apply equally to all. Mr. President, we must never again allow an injustice like vaccine apartheid to recur. Climate action, too, cannot continue to witness an evasion of historical responsibilities. The power of markets should not be utilized to steer food and energy from the needy to the wealthy. Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry-picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. Without genuine solidarity, there can never be real trust. This is very much the sentiment of the Global South. Next year, the United Nations will be hosting the future. This should serve as a serious opportunity to drive change. We cannot continue to witness an evasion of historical responsibilities. The power of markets should not be utilized to steer food and energy from the needy to the wealthy. Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry-picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. Without genuine solidarity, there can never be real trust. This is very much the sentiment of the Global South. Next year, the United Nations will be hosting the Summit of the Future. This should serve as a serious opportunity to drive change, champion fairness, and reform multilateralism, including the expansion of the Security Council memberships. We must address global challenges imbued with the conviction that we are one Earth and one family with one future. Excellencies, friends, India has entered the Amrit Kal, a quarter century where greater progress and transformation awaits us. We are confident that our talent and creativity, now so visibly unleashed, will power us forward. The world saw a glimpse of what is to come when our Chandrayaan-3 landed on the moon. Today, our message to the world is in digitally enabled governance and delivery, in the widening ambit of amenities and services, in rapidly growing infrastructure, and in our energetic startup culture. It is visible too in vibrant cultural expressions, such as in the arts, yoga, wellness, and lifestyle. Our latest assertion is in a path-breaking legislation to reserve 1/3 of the seats for women in our legislatures. Mr. President, I speak for a society where ancient traditions of democracy have struck deep modern roots. As a result, our thinking, approaches, and actions are now more grounded and authentic. As a civilizational polity that embraces modernity, we bring both tradition and technology equally confidently to the table.
It is this fusion that today defines India, that is Bharat. I thank you, Mr. President.